हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नीट 2020 की डेट रिलीज की जा चुकी है और 26 जुलाई इसके फाइनलाइज की गई है। 26 जुलाई को यानी 26 जुलाई 2020 को आप लोगों का नीट का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। चलिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप होना चाहिए राइट नाउ आप लोगों के लिए कि आप अपनी जो प्रिपरेशन है इसे अब बूस्ट कीजिए। और उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या होना चाहिए, आप एक स्ट्रैटेजी बनाइए। एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाइए जिससे आप अपने टारगेट को आसानी से हासिल कर सके। राइट, तो स्ट्रैटेजी का करेक्ट होना, एप्ट होना और बेस्ट होना बेहद ज़रूरी है अगर आप अपने टारगेट को अटेन करना चाहते हैं। और राइट नाउ अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं तो आप सभी लोगों का टारगेट ऑब्वियसली मेडिकल कॉलेज की एक सीट लेना होगा। अब ये आप लोगों पर, ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि आप में से कुछ लोग सिर्फ एक सीट के लिए लड़ रहे होंगे या मेहनत कर रहे होंगे, और आप में से कुछ लोग होंगे जो इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज के लिए पढ़ाई कर रहे होंगे। भाई आप में से कुछ ऐसे होंगे जिनको इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में सीट चाहिए, और आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें शायद बेस्ट रैंक्स चाहिए, किसी को टॉप 100 में चाहिए, किसी को टॉप 50 में या टॉप 10 में, या मे बी आप में से कोई एक ऐसे भी होंगे जिनको टॉप यानी कि फर्स्ट रैंक चाहिए। तो आप लोगों के टारगेट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों के अलग अलग टारगेट में भी एक कॉमननेस है, और वो क्या है कि आप सभी लोगों को डॉक्टर बनना है। राइट, यानी कि आप सभी लोगों को नीट की मेरिट लिस्ट में आना है, यानी कि आप लोगों को एक मेडिकल कॉलेज की एक सीट चाहिए। राइट, तो सुनिएगा ठीक से स्टूडेंट्स, आप लोगों के इस जो टारगेट है नीट 2020 एग्जाम का, अगर मैं बात करूं इस रिस्पेक्ट पे बात करूं, तो आप सभी लोगों का जो ये टारगेट है फिलहाल 26 जुलाई को ये आप लोगों को हिट करना है। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है स्ट्रैटेजी बनाना। अगर आप लोगों की स्ट्रैटेजी ही सही नहीं होगी, स्ट्रैटेजी ही वीक रहेगी, तो आप अपने टारगेट को हो सकता है हासिल तो कर लें, बट जिस तरीके से आपको करना चाहिए था या जिस टाइप की पोटेंशियल आपके अंदर थी, आप जितना बेहतर कर सकते थे, आप शायद उतना बेहतर नहीं कर पाए अगर आप अपनी स्टडी को एक बेस्ट स्ट्रैटेजी प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो आज का जो ये मेरा वीडियो है इसी रिस्पेक्ट पे है, इसी से ही रिलेटेड है। आज मैं आप लोगों के सामने एक बेस्ट स्ट्रैटेजी लेकर आई हूँ बायोलॉजी सेक्शन के लिए जो नीट के पेपर में होता है। चलिए, ऑल्दो आप लोगों को ये सब नीट पेपर का पैटर्न तो पता ही है, बट एक बार फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। नीट की अगर मैं बात करूं तो 3 सेक्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। पूरे पेपर की बात करूं तो 180 क्वेश्चंस आते हैं। फिजिक्स में 45, केमिस्ट्री में 45 और बायोलॉजी में बॉटनी, जूलॉजी मिलाकर आपको मिलते हैं 90 क्वेश्चंस। राइट, पूरा पेपर आप लोगों का 720 मार्क्स का है, और उसमें से जो आपका बायोलॉजी का सेक्शन है उसके अंदर आपको, क्योंकि 90 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का है, तो इस हिसाब से आपका बायोलॉजी का सेक्शन होता है 360 मार्क्स का। राइट, तो आज की जो स्ट्रैटेजी है, ये जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, ये उन 360 मार्क्स से रिलेटेड है जो कि आपको बायोलॉजी सेक्शन में आपको दिए जाते हैं। यानी आप लोगों के टारगेट में होते हैं कि भाई हम इन 360 मार्क्स से रिलेटेड किस तरीके से स्टडी करें कि हम इस 360 मार्क्स के जो सेक्शन है उसमें बेस्ट से बेस्ट स्कोर कर पाए। तो आप लोगों के सामने मैं एक बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी लाई हूँ नीट पेपर के उस बायोलॉजी सेक्शन के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात है इस स्ट्रैटेजी के लिए, जो अभी मैं आपको कुछ देर बाद में आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली क्या है, लेकिन उससे पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहती हूँ। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, जो स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी, इस स्ट्रैटेजी का एक बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर है कि ये स्ट्रैटेजी सबके लिए है। अगर आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के टॉपर हैं तो भी आपके लिए है, अगर आप एक मीडियोकर या एवरेज स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए है, और अगर इवन आप बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं या आप यूँ कह लीजिए कि आप थोड़े से वीक हैं, वीक भी चलो ठीक वर्ड नहीं होगा, थोड़े बहुत केयरलेस है, या किसी कारण से पूरे सेशन में आप ठीक से नहीं पढ़ाई कर पाए, मान लीजिए आपकी हेल्थ ठीक नहीं थी या कोई भी एक्स फैक्टर आपकी लाइफ में चल रहा हो, इस कारण आपने ठीक से आप पढ़ाई नहीं कर पाए। राइट, तो मैं उसे केयरलेस कैटेगरी के अंदर डाल रही हूँ। जो आपकी केयरलेसनेस हो सकता है आपकी
कॉन्शियस या अनकॉन्शियस रहने की वजह से आई हो। तो आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, ये स्ट्रैटेजी आप सभी लोगों के लिए है और आप सभी पर ये इक्वल तरीके से इफेक्टिव है। ऐसे नहीं कि किसी एक के लिए ज्यादा फायदेमंद तो किसी एक के लिए कुछ कम, सबके लिए इक्वल है और सबको ही सेम टारगेट की तरफ ले जाएगी, या यूं कहूं कि सबको सेम रिजल्ट देगी। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को जो स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ उसके बारे में। चलिएगा, हमारा एग्जाम क्या है? हमारा एग्जाम है नीट 2020। नेक्स्ट देखिएगा हमारा टारगेट। यस, हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट अगर मैं कहूँ तो यहाँ देखिएगा मैंने क्या लिखा है, 330 प्लस, यानी 330 से ऊपर। 330 तो मिनिमम है, राइट? तो 330 प्लस मार्क्स इन बायोलॉजी। एक चीज देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर मैं पूरे पेपर की मार्किंग स्कीम के बारे में बात करूं तो बायोलॉजी का जो सेक्शन होता है वो आपके ओवरऑल मार्क्स का बेस बनाता है, राइट? फिर आप लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो स्कोर करते हैं उस अकॉर्डिंग आप लोगों की रैंकिंग होती है, राइट? तो क्योंकि ये 360 मार्क्स, 90 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इसी बायोलॉजी सेक्शन के अंदर क्वेश्चन होते हैं, 90 क्वेश्चंस है और ओवरऑल 360 मार्क्स का पेपर होगा, या 360 मार्क्स बायोलॉजी सेक्शन के लिए होंगे। तो बायोलॉजी में आप जो कुछ भी स्कोर करते हैं वो आपके ओवरऑल मार्क्स का बेस बनता है, राइट? क्योंकि बायोलॉजी का सेक्शन फिजिक्स केमिस्ट्री के कंपैरिजन में रिलेटिवली इजी आएगा, ये तो आप लोगों को मान के ही चलना है। ऑब्वियसली इट्स अ नोन फैक्ट, इसमें तो कोई डिस्कशन या इसमें तो कोई ऐसा कोई इशू है ही नहीं कि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री इजी हो जाए और बायोलॉजी टफ हो जाए, ऐसा कभी हुआ नहीं है और होगा भी नहीं, राइट? सो ये तो क्लियर रखिए कि बायोलॉजी इजी सेक्शन होगा। अब बायोलॉजी में आप जितना ज्यादा स्कोर कर पाएंगे वो आपके ओवरऑल मार्क्स का बेस बनाएगा, राइट? और उसके बाद में आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में जितना बेहतर स्कोर करेंगे आपका ओवरऑल मार्क्स उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा, और आपके ओवरऑल मार्क्स जितना ज्यादा इंक्रीज होगा आपकी रैंक उतनी ज्यादा बेटर होगी और आपके इंडिया के टॉप कॉलेजेस में आने की चांसेस या प्रोबेबिलिटी भी उसी अकॉर्डिंग बढ़ेगी, राइट स्टूडेंट्स? तो अगर बायोलॉजी का जो सेक्शन है या बायोलॉजी में जो आप स्कोरिंग करेंगे अगर वो आपका बेस बनाएगा तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि आपका बेस बिगड़ना नहीं चाहिए, राइट? तो बेस वीक नहीं होना चाहिए, राइट? तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको तीनों पर ही ध्यान देना है और इसमें बायोलॉजी आपके मार्क्स का बेस बनाएगा, इस बात को भी आप लोगों को नहीं भूलना है। जब आपका बेस ही स्ट्रांग नहीं होगा तो आप उसके बाद में फिजिक्स केमिस्ट्री में भी स्कोर कर लें, लेकिन अगर मान लीजिए बायोलॉजी में ठीक से स्कोर नहीं कर पाए तो भी आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो मेरी इस बात को कहने के पीछे का रीजन ही यही है कि आपको सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। जितनी इंपॉर्टेंस बायोलॉजी को चाहिए उतनी आप फिजिक्स केमिस्ट्री सबको इंपॉर्टेंस दीजिए। तो सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए? आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। आप 360 मार्क्स को लेकर स्ट्रैटेजी बनाएं, फिर आप फिजिक्स केमिस्ट्री साइमल्टेनियसली आपकी स्ट्रैटेजी फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर भी चलनी चाहिए। तो कहने की ये जो जितना भी चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ इन सबका एम ऑब्जेक्टिव यही है कि बायोलॉजी में से जितना आप स्कोर कर सकते हैं, बायोलॉजी में 360 मार्क्स में से आप जितना ला सकते हैं आप पूरी कोशिश कीजिए, और साथ साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आप उतनी ही मेहनत कीजिए ताकि आप फिजिक्स केमिस्ट्री में उतना ही बेहतर स्कोर करें और आपका ओवरऑल जो स्कोर है वो जूम करके आगे ऊपर उठे और आपको बेहतर से बेहतर रैंक मिले और आप बहुत अच्छे कॉलेज में एक सीट लें और डॉक्टर बने। तो देखिएगा, सुनिएगा, तो क्योंकि बायोलॉजी बेस बना रहा है इसका मतलब बायोलॉजी में आपकी स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी में स्ट्रैटेजी एकदम एक क्लास की A1 होनी चाहिए ताकि आपका बेस ना हिले, राइट? तो देखिएगा यहां पर मैंने क्या लिखा है, 330 प्लस मार्क्स इन बायोलॉजी। टोटल पेपर है आपका बायोलॉजी का 360 का। तो आप में से कुछ लोग ये सोच सकते हैं या आप में से कुछ लोगों के दिमाग में जरूर सवाल आ रहा होगा, मैडम जब 360 मार्क्स का पेपर है तो आपने 330 प्लस क्यों लिखा है? जब आप अपनी स्ट्रैटेजी को बेस्ट बता रहे हैं इसका मतलब स्ट्रैटेजी तो ऐसी होनी चाहिए जिससे आपको डायरेक्टली 360 मार्क्स मिल जाए। फिर 330 और 360 के बीच में जो 30 मार्क्स का रेंज है फिर उसका क्या होगा? इस बारे में स्ट्रैटेजी पर जाने से पहले इस पॉइंट को डिस्कस करना बेहद जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट।
देखिएगा, आप लोगों की जो स्ट्रैटेजी है वो 360 की नहीं होनी चाहिए, वो आपकी 330 प्लस की ही होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए ये भी मैं आपको समझाऊंगी। 330 प्लस जो मार्क्स है वो बेहद सेफ मार्क्स है, राइट। सेफ इन दैट केस क्योंकि जो आप लोगों की कट ऑफ बनती है हर ईयर, लाइक हर साल की जो कट ऑफ है वो कुछ कुछ वेरी करती रहती है, इस बात पर डिपेंड करती है कि पेपर का लेवल कैसा था, राइट। तो बायोलॉजी में 330 मार्क्स आप लोगों के लिए बेहद सेफ मार्क्स है। सेफ कहने का क्या मतलब है? सेफ कहने का ये मतलब है कि 330 मार्क्स अगर आप 330 प्लस मार्क्स अगर आप स्कोर कर लेंगे तो उसके बाद में फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आपका इसी तरीके से अगर आप लोगों की स्कोरिंग सही रहेगी तो आप डेफिनेटली इंडिया के बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में एंट्री लेंगे, राइट। तो ये एक मिनिमम क्राइटेरिया है, आप लोगों को 330 प्लस तो लाना ही है ताकि आप बहुत अच्छे गवर्नमेंट इंडिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एंट्री ले लें। 330 प्लस एक सेफ, बहुत सेफ मार्क्स है, बहुत सेफ नंबर है बायोलॉजी में। अब ये 360 क्यों मैंने बात नहीं की और ये 30 मार्क्स का रेंज में क्यों ले रही हूँ, ठीक से सुनिएगा स्टूडेंट्स। ये जो 30 मार्क्स का डिफरेंस है, यानी कि यूं कहूं कि 330 और 360 के बीच में जो आपकी रेंज है, यानी कि आप 335 स्कोर करेंगे, 340 स्कोर करेंगे, 350, 55 या 60, आप 330 के ऊपर, 330 के ऊपर जितना भी स्कोर करेंगे वो सारी चीजें आप पर निर्भर करती हैं, राइट। ठीक से सुनिएगा स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैं आप लोगों को पढ़ने का तरीका तो बता सकती हूँ, या यूं कहूँ कि मैं आपके पढ़ने के तरीके को तो बदल सकती हूँ लेकिन आपको नहीं बदल सकती। फिर से सुनिएगा, मैं आप लोगों के पढ़ने के तरीके को तो बदल सकती हूँ लेकिन आपको नहीं बदल सकती। और ये जो आपका 30 मार्क्स का रेंज है वो आप पर निर्भर करता है। तो ये 330 के ऊपर आप जो भी स्कोर करेंगे वो कंप्लीटली आप पर और आपकी डेस्टिनी पे डिपेंड करेगी। जी हाँ, डेस्टिनी भी अपना रोल प्ले करेगी, हर एक चीज आपके कंट्रोल में नहीं होती, राइट। तो ये जो 30 मार्क्स की रेंज है वो आप पे डिपेंड करेगी। और ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ऐसे हो सकता है आप कहीं कुछ और लोगों के बारे में सुनी या किसी और की भी वीडियो देखें, बहुत सारा कंटेंट है यूट्यूब पे अवेलेबल, या इन पर्सन इन जनरल, या कोई इंस्टीट्यूट या कोई पर्सन अगर आपको ये दावा करे कि हमारे पास में एक ऐसी स्ट्रैटेजी है कि आपको 360 मार्क्स दिला देंगे, तो प्लीज ऐसे झूठे दावों और ऐसे झूठे जो क्लेम्स हैं उनके चक्कर में आप ना फंसे, राइट। अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें और इस बात को समझें कि 330 तक ही आप जा सकते हैं, आपको कोई 330 तक ही ले जा सकता है क्योंकि उसके बाद की जर्नी आप पर निर्भर करती है और हम आपको नहीं बदल सकते, सिर्फ आपके पढ़ने के तरीके को बदल सकते हैं। तो ऐसी गलत चीजों में ना फंसे आए। अच्छा, 330 मार्क्स के बारे में जो मैं बात कर रही थी, उसमें जो 30 मार्क्स का रेंज है ये किस तरीके से आप पर निर्भर करता है। तो देखिएगा, मैं आपको एग्जांपल भी दूंगी, आप लोग खुद डिसाइड करना किस तरीके से ये 30 मार्क्स का जो रेंज है, आप यानी कि 330 के को ऊपर आप कितना स्कोर करोगे वो आप पर निर्भर कैसे करता है, आप खुद समझिए। देखिए, पेपर में अब ऐसा तो नहीं है, सुनिएगा, अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं तो पिछले कुछ 5-7 सालों से जो पेपर आ रहा है वो आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ खास नहीं आता, ठीक है। ऑलमोस्ट पेपर जो है वो एनसीईआरटी के अंदर से ही बनता है। मान लीजिए आपका जो इस बार पेपर आया है उसमें से मान लीजिए 2-4 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी भी आ गए तो, राइट, 2-4 ही आएंगे अगर आ भी गए तो, वैसे तो आने नहीं चाहिए, अगर आ भी गए तो, राइट। तो जो आउट ऑफ एनसीईआरटी आने वाला है, आउट ऑफ एनसीईआरटी जो भी आप लोगों के लिए आता है उसका सिलेबस कभी भी डिफाइन नहीं होता। वो जो 2 या 3 क्वेश्चन है, ऐसा मत सोच लीजिएगा कि आउट ऑफ एनसीईआरटी को 10-50 क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा 5 और कम से कम, अगर मिनिमम की बात करूं तो 1 या 2 और ज्यादा कहें तो 4 या 5 हो सकते हैं। इनका नंबर कभी 5 पर भी नहीं जाएगा, इतनी आप चिंता ना करें। तो अगर मान लीजिए अगर आपका पेपर आउट ऑफ एनसीईआरटी आ जाता है, तो अगर आप लोगों का पेपर आउट ऑफ एनसीईआरटी आ जाता है तो उसमें तो फिर आप देखिए, आउट ऑफ एनसीईआरटी का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ एनसीईआरटी का मतलब इन्फिनिटी होता है, राइट। तो कोई अगर आपको ये क्लेम करके देगा आप ये एक्स टेक्स्ट बुक पढ़ लें या आप ये एक्स स्टडी मटेरियल पढ़ लें और आप जो 360 के 360
स्कोर कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप खुद सोच के देखिए, जब कोई चीज़ आउट ऑफ एनसीईआरटी आने वाली है तो आप लोगों को आप कैसे 100% थोड़ा ना गारंटी दे सकते हैं कि यार इसी टॉपिक में से इसी सेक्शन, क्योंकि चैप्टर भी देखें तो 38 चैप्टर्स है यार एनसीईआरटी के अंदर भी, बायोलॉजी सेक्शन के अंदर। तो 38 चैप्टर्स के अंदर अगर आप 38 चैप्टर से रिलेटेड आप एक्स्ट्रा कंटेंट पढ़ने बैठेंगे उन 1, 2 या 3 या 4 क्वेश्चंस के लिए, तो आप सोच के देखिए आप अपना कितना वक्त जाया करेंगे। सोच के देखिए, आप लोगों के पास टाइम वही है, आप लोगों के पास टाइम रिलेटेड, और ऐसा तो है नहीं आप लोगों को सिर्फ बायोलॉजी पढ़नी है, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी तो पढ़ोगे। खाली बायोलॉजी से थोड़ा ना सिलेक्शन हो जाएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी आपको उतना ही टाइम देना पड़ेगा। इनफैक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको बायोलॉजी से ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आपके पास में वो स्कोरिंग आएगी। जितना आसानी से आप ये 330 स्कोर कर सकते हैं बायोलॉजी में, उतना आसानी से आप फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के 330 भी नहीं ला पाएंगे। बहुत मेहनत करने पर इतना स्कोरिंग आती है, बायोलॉजी से कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तब जाकर, राइट। तो सोच के देखिए, अगर आप उन 3, 4 या 5 क्वेश्चन के पीछे अपना एनर्जी और अपना टाइम वेस्ट करेंगे और एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे सिर्फ उन 4 या 5 क्वेश्चंस के लिए, तो सोचिए ऐसे 38 चैप्टर के लिए वो 38 सेक्शंस बन जाएंगे एक्स्ट्रा वाले, और कितना पढ़ोगे, और जो पढ़ रहे हो उसमें से आ जाएगा इसकी कौन गारंटी दे रहा है, खुद भी तो सोच के देखो। तो स्टूडेंट्स, समझदारी तो इसी में ही है कि आप उन आउट ऑफ द एनसीईआरटी आने वाले, मान लीजिए अगर आते भी हैं तो उन क्वेश्चंस पर आप अपना वक्त खराब ना करें, उसकी बजाय आप फिजिक्स केमिस्ट्री पे फोकस करें। तो बात क्या चल रही थी, बात ये चल रही थी कि हम 30 मार्क्स वाले रेंज के बारे में बात कर रहे थे कि ये जो 30 मार्क्स का जो डिफरेंस है, 330 प्लस के ऊपर आप कितना स्कोर करेंगे वो डिपेंड करता है आपके ऊपर और आपकी किस्मत पर भी, आपकी डेस्टिनी पर भी। ये जो 30 मार्क्स का रेंज है ये हाईली वेरिएबल होता है, ये कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। उसमें से एक फैक्टर मैंने अभी आपको क्या डिस्कस किया कि अगर मान लीजिए आउट ऑफ एनसीईआरटी आ गया, तो मान लेते हैं आपने 2-3 एक्स्ट्रा किताबें एनसीईआरटी के अलग से पढ़ भी ली थी, ठीक है ना। तो ये 30 मार्क्स का जो डिफरेंस है कि 330 के ऊपर आप कितना स्कोर करेंगे, ये कई सारी बातों पर डिपेंड करता है। एक तो क्या हुई कि आउट ऑफ एनसीईआरटी आ गया तो, और अगर आप लोगों ने 2-3 एक्स्ट्रा किताबें एनसीईआरटी के अलावा पढ़ी भी हैं तो भी कोई गारंटी नहीं है कि जो आपने पढ़ा है उसी में से आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से कोई गारंटी तो नहीं दी जा सकती, यानी ये 30 मार्क्स का जो ये रेंज है ये बहुत ज़्यादा वैरी कर सकता है, कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही आया है, लेकिन वो कोई फैक्चुअल क्वेश्चन हुआ, तो मान लीजिए कोई पर्टिकुलर लॉ के बारे में पूछ लिया हो कि ये पर्टिकुलर, मान लीजिए फॉरेस्ट पॉलिसी हुई या कोई भी XYZ कोई भी एक फिनोमिनन या कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी जो आपके इकोलॉजी में जो लास्ट में बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट पोल्यूशन के अंदर काफ़ी सारे आपको इंपॉर्टेंट ईयर्स दे रखे हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया हो और मान लीजिए आप रिवाइज नहीं कर पाए हो एग्जाम से कुछ 4-5 दिन पहले, तो हो सकता है आपको वो पर्टिकुलर डेट या वो पर्टिकुलर याद ही नहीं आ रहा हो। तो अब ये तो आपकी किस्मत वाली बात हुई ना कि आपने उसे रिवाइज नहीं किया और गलती से वही क्वेश्चन आपके पेपर में उठकर आ गया, तो इस पे आप किसको ब्लेम करोगे? ऑब्वियसली अपनी किस्मत को ही तो ब्लेम करोगे। क्यों? क्योंकि आप गलती से आपने उसको नहीं पढ़ा, या मान लीजिए एग्जाम देने से जस्ट पहले आपने उसको एक बार उन डेट्स को आपने एक बार नहीं देखा, तो या आपने जब आप उसे पढ़ रहे थे आपने उसको इतनी ध्यान से नहीं पढ़ा कि वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। खैर, हमेशा के लिए तो वैसे भी कुछ नहीं याद होता, स्पेशली अगर नंबर की बात करें तो अगर आप बेहद जीनियस हैं नंबर्स के साथ में तो अलग बात है, पर जनरली लोगों को नंबर याद नहीं रहते, वो भी ऐसी डेट्स और ईयर्स तो नहीं, राइट। तो कोई फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया, किसी साइंटिस्ट का नाम, किसी बुक का नाम पूछ दिया हो तो साइंस से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड, तो ऐसी इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ गए हो तो जो एनसीईआरटी के अंदर ही हो लेकिन फैक्चुअल हो, जिन्हें आपने रिसेंटली जस्ट रिसेंट में एक बार नहीं देखा हो, तो हो सकता है आपको 50-50 हो जाए फिर ऑप्शंस के अंदर, कि मान लो आपको 2 क्वेश्चंस के या 2 ऑप्शंस के अंदर आपको कंफ्यूजन हो, तो वो आप लोगों के लिए क्या हुआ? तो वो भी तो आपके उस 30 मार्क्स के अंदर जो रेंज है उस वेरिएबल का ही तो हिस्सा बनेगा, राइट। तो आप बताइए, फिर आप ही तो बताइए, राइट। तो आप 360 को कैसे मतलब एम कर सकते हैं, राइट। तो ये जो 330 प्लस के ऊपर का जो रेंज है ये हमेशा वैरी करेगा, और एग्जैक्टली कहूँ तो ये आप पे डिपेंड करेगा और आपकी किस्मत पे डिपेंड करेगा। और अगर आप मेरे से उदाहरण चाहते हैं
तो मान लीजिए कि आप पेपर में बहुत, मान लीजिए ओवर एक्साइटमेंट में चले गए, आप बहुत खुश है, अभी तक आपने जितना पेपर किया है, मान लीजिए 90 क्वेश्चन बायोलॉजी में से अगर आपने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं और अभी तक आपको सब आए हों, मान लीजिए आपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ में आंसर्स लगाए हों और आप बहुत हैप्पी रहे हो अपनी परफॉर्मेंस के साथ, अब बचे हुए 10 क्वेश्चन आपने ओवर एक्साइटमेंट में किसी एक क्वेश्चन के अंदर गलत आंसर टिक कर दिया हो, तो टिक तो छोड़ो, बबल ही गलत फिल कर दिया, तो अब उसमें कोई क्या कर लेगा, राइट? या आप बहुत ज्यादा निराश हो गए हो पेपर में, कोई एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बायोलॉजी का आपका बीच में छूट रहा हो, आपको याद नहीं आ रहा हो, आपका कंसेप्ट अगर आपको याद नहीं आ रहा हो, या कोई फैक्ट बीच में याद नहीं आ रहा हो, या मान लीजिए जैसे कि रेस्पिरेशन चैप्टर, ह्यूमन रेस्पिरेशन के अंदर वो जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स होती हैं, राइट, उनमें से कोई एक वैल्यू आपको याद नहीं आ रही हो, उस पर बेस्ड क्वेश्चन हो, तो कहीं आप बीच में कहीं डिमोरलाइज हो गए हो या नेगेटिव फील करें, तो आपको आता हुआ क्वेश्चन भी तो गलत हो जाता है, राइट? तो ये सारे फैक्टर्स मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी कि 330 मार्क्स के ऊपर आप कितना स्कोर करेंगे ये आप पर डिपेंड करता है। मैं आपको पढ़ने की स्ट्रैटेजी बता सकती हूँ, लेकिन आपको नहीं चेंज कर सकती। आप किस मूड के साथ में पेपर देंगे उसको तो मैं चेंज नहीं कर सकती, राइट? तो मैं आपको 330 प्लस तक जरूर पहुंचा दूंगी। 330 प्लस के लिए जो बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है, जो एकदम आपको वहां तक पहुंचा देगी और डेफिनेटली पहुंचाएगी, 101% ये स्ट्रैटेजी आपको 330 प्लस तक लेकर जाएगी, उसकी गारंटी मैं ले सकती हूँ। लेकिन इसके ऊपर आप कितना स्कोर देंगे ये सिर्फ और सिर्फ आप पर और आपकी डेस्टिनी पे डिपेंड करता है। सो उसके लिए सबसे बेस्ट तो क्या है, आप जितना हो सके पॉजिटिव रहें और वक्त जाया ना करें एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने पर, उसे आप अपनी किस्मत में छोड़ दें। अगर आप खुश रहेंगे तो हो सकता है, या आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाएंगे तो हो सकता है गलती से कोई आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आता भी है और अगर आपने नहीं पढ़ा है उससे रिलेटेड, और आप मान लीजिए अगर आप तुक्का मारने की भी कोशिश करते हैं, तो आप सोच के देखिए, एक हैप्पी माइंड के साथ, एक पॉजिटिव माइंड के और एटीट्यूड के साथ अगर आप तुक्का भी मारेंगे तो उसके सही होने के चांसेस, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो बस ये सारी बातें आपको समझाने के पीछे का रीजन यही था कि मैं आपको ये समझा सकूं कि आपकी स्ट्रैटेजी हमेशा होनी चाहिए 330 मार्क्स के लिए, ना कि 360 के लिए। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई हो। और एक और कारण है, अगर आप 360 के लिए स्कोर करने के लिए अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाते भी हैं तो वो एक टाइप का प्रेशर क्रिएट करती है आपके ऊपर। अच्छा, आप में से कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि मैम अगर 360 के लिए नहीं सोचेंगे तो अगर 360 के लिए सोचेंगे तो मान लीजिए 350 आए या 340 आए, लेकिन 360 के लिए सोचोगे नहीं तो 340 या 330 भी ना आए, राइट? तो बेटा जी आप जो हैं 360 वाले कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स नहीं है, आप भी ये 330 प्लस वाले ही हैं। अगर आप लोगों के दिमाग में ये ख्याल आ जाता है कि 360 के लिए एम करेंगे तो 340 या 350 या 355 आ जाए शायद, अगर आप में ये दोनों थॉट 360 भी लाना है और 360 ना हो तो एटलीस्ट इतना तो आ ही जाएगा, ये दोनों बातें अगर आपके दिमाग में चलती हैं तो आप इसी कैटेगरी के हैं जो 330 प्लस के ऊपर स्कोर करने वाला है, राइट? तो दो ही चीजें होती है, या तो आपको 360 लाना है, राइट, या आपको 360 के आसपास पहुंचना है। तो मैं आसपास वाली स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, और अगर किसी को ये दो चीजें दिमाग में चलती हैं कि 360 का सोचे और 330 या 340 या 350 तक तो पहुंच जाएंगे, तो आप सभी लोगों के लिए ये स्ट्रैटेजी है। लेकिन अगर आप में से कोई ऐसा है कि उसे 360 ही स्कोर करना है तो आप ऐसा ना करें। बाकी तो आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, बट एडवाइस मैं आपको यही करूंगी, एक समझदारी इसी में ही है कि आप 360 को एम ना करें, राइट? उसकी बजाय आप एक सेफ नंबर को, एक सेफ स्कोर को एम करें। क्यों? क्योंकि आप फिक्स 360 को एम करेंगे तो इसका क्या मतलब हुआ, आप अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे। जब आप मान लीजिए एग्जाम देने बैठे हैं और 90 क्वेश्चंस को बायोलॉजी सेक्शन के अगर आप उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें से बीच में मान लीजिए 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो आपको ठीक से याद ना आ रहे हो, मान लीजिए फैक्ट बेस्ड ही हो, मान लीजिए वो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो मैंने अभी आपके साथ में डिस्कस किया उनमें से कोई एक हो, मान लीजिए आपको नंबर अब याद ही नहीं आ रहा हो, तो क्योंकि ये एक फैक्ट है यार, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, याद है तो याद है, कुछ समय पहले अगर आपने देखा हो या कुछ दिनों पहले देखा हो तो आपको याद भी आ जाए, आपको एग्जैक्ट याद भी रहे। मान लीजिए आपने उसे देखा ही नहीं हो, रिवाइज ही नहीं कर पाए हो और ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप में क्या होगा, आप में एक नेगेटिविटी, आप में एक डिप्रेशन सा जनरेट हो जाएगा एग्जाम हॉल के अंदर, जो आपके पूरे पेपर के लिए बहुत घातक सिद्ध हो जाएगा। तो आप ऐसा कोई काम ना करें जो आपको नेगेटिव करे, राइट? 360 में से एक आध क्वेश्चन भी इधर उधर हो गया तो आपके दिमाग में चलेगा मैंने 360 के लिए मेहनत की थी, फिर आप बैठ के ये सोचने लग जाएंगे, ये नहीं कि मैं उस
क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूं, किस तरीके से आंसर तक पहुंचने की कोशिश करूं, ये सारे ख्याल आने के बजाय आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स भी घूम सकते हैं कि मैंने तो 360 के लिए तैयारी की थी, मैंने तो ऐसे 10 फलाना किताबें भी पढ़ी थी, फिर तो मेरे आने चाहिए थे, क्यों नहीं आए। और अगर आप बैठ के इतनी सारी बातें सोचने लग जाएं अगर गलती से, आप फिर ऐसे थॉट आते ही हैं। अगर आप 360 फिक्स 360 कैटेगरी के अगर स्टूडेंट हैं, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो करके देख लीजिएगा, उसके बाद में आपको जरूर रियलाइज होगा। तो ऐसी चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करें स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ भी ना करें जो आपको प्रेशराइज कर दें। अगर आप प्रेशर के अंदर आएंगे तो आप जितना स्कोर, आप में जितनी पोटेंशियल है आप वो भी नहीं कर पाएंगे। बायोलॉजी छोड़ा आप फिजिक्स केमिस्ट्री भी बिगाड़ लेंगे, तो ऐसा ना करें, बाकी आपकी मर्जी है। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? आपका टारगेट होना चाहिए 330 प्लस, जो कि एक बेहद सेफ स्कोर है बायोलॉजी का बेस के लिए। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ मैंने 70 डेज लिखा है। ऑल्दो अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हैं, यानी कि अगर ये वीडियो आप 8 मई को देख रहे हैं, तो इस हिसाब से 70 डेज से ज़्यादा का टाइम है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपके अंदर एनर्जी सेम रहती है हर एक दिन के लिए। तो मैंने एक एवरेज 70 डेज का टाइम पीरियड लिया है, जिसमें आपकी वो जो चीट डेज है, जिनमें आप नहीं पढ़ने की आपकी इच्छाएं वगैरह भी होंगी, उन सबको आप रिलीज कर दें, राइट। तो अप्रोक्सीमेटली मैंने 70 डेज का एक स्ट्रैटेजी तैयार की है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने यहाँ 1, 2, 3 और 4 पॉइंट्स में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। आप लोग इसे रीड भी कर सकते हैं। जब आप इसे रीड करेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो आप में से कई लोगों को लगेगा मैम इसमें नया क्या है, ये तो आज तक हम करते ही आए हैं। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। नया ये जो लिखा हुआ है इसमें नहीं है, राइट। नया होगा किस तरीके से आपको ये करना है। आपने ये सारी चीजें जरूर की होंगी, आपकी जो स्टडी प्रिपरेशन का जो भी टाइम पीरियड रहा होगा, आपने ये सब जरूर किया होगा, राइट। लेकिन जिस तरीके से आपको करना चाहिए था आपने वैसे नहीं किया होगा। जो तरीका मैं आपको बताऊंगी इन सभी चीजों को करने का, वो अलग है। और मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप इन चारों चीजों को प्रैक्टिस करते हैं तो आई गारंटी यू 101% आप 330 प्लस जरूर स्कोर करेंगे, राइट। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, स्ट्रैटेजी जो है जितनी सिंपल हो उतनी ही बेहतर है। सिंपल और इफेक्टिव होनी चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट्स 70 डेज का टाइम है, अपने आप को सबसे पहले तो जीनियस समझना बंद करें, राइट। डोंट थिंक कि आप सब कुछ कर लेंगे। 70 दिन है, राइट। 70 दिन है, 70 महीने नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए पहले तो 70 डेज है। आपकी स्ट्रैटेजी सिंपल होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए कि आपको आपके टारगेट तक, चाहे कैसे भी हालात रहें, आपको अपने टारगेट तक पहुंचा दे। तो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए। इस वजह से आपको जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपको देखकर जरूर ऐसा लग रहा होगा तो पहले भी किया है, लेकिन जिस तरीके से आपको करना चाहिए था आपने वैसे नहीं किया होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें क्या लिखा रखा है, सबसे पहला है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, राइट। और यहाँ क्या लिखा है, चैप्टर वाइज। यानी सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं और वो भी चैप्टर वाइज। अगर पूरे के पूरे चैप्टर की मैं बात करूँ तो बायोलॉजी के अंदर 38 चैप्टर्स है। बायोलॉजी में कितने, 38 चैप्टर्स है। नेक्स्ट देखिएगा, एनसीईआरटी चैप्टर की रीडिंग आपको करनी है। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने 1, 2, 3, 4 लिखा है, आपको 1, 2, 3, 4 उसी ऑर्डर में फॉलो करना है, अपने अकॉर्डिंग कुछ ऊपर नीचे नहीं करना है। अगर आपने कुछ ऊपर नीचे किया तो फिर ये स्ट्रैटेजी उस तरीके से काम नहीं करेगी जिस चीज का मैं आपके लिए दावा कर रही हूँ, राइट। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ एग्जैक्टली उसी तरीके से फॉलो करेंगे तो 330 प्लस आप जरूर स्कोर करेंगे। देखिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ देखिएगा मैंने इसे सेकंड पे रखा है और इसे फर्स्ट पे रखा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। आपको क्वेश्चन पहले करने हैं और रीडिंग बाद में करनी है। क्यों? ठीक सुनिएगा स्टूडेंट, इस स्ट्रैटेजी का बेस्ट पार्ट यहीं पर ही है। 38 चैप्टर है एनसीईआरटी के अंदर। बायोलॉजी सेक्शन की बात करूं तो 11th और 12th अगर मैं दोनों मिला लूं तो, राइट। तो आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आपको पहले चैप्टर को रीड नहीं करना है। अगर आप सभी लोग सीरियसली, थोड़ा बहुत भी सीरियसली अगर आप
आप कभी अपनी प्रिपरेशन टाइम, अगर आप जितना भी ड्यूरेशन था आपके प्रिपरेशन का, अगर आपने थोड़ी बहुत भी सीरियसनेस से पढ़ाई की है तो इसका मतलब आपने उन 38 चैप्टर्स को कभी ना कभी एक बार तो सुना ही होगा। क्लास के अंदर टीचर जब आपको पढ़ा रहे होंगे तब आपने सुना होगा, या खुद से कभी रीड करने की कोशिश की हो तब आपने सुना होगा। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं आपने इन 38 चैप्टर को कम से कम एक बार तो जरूर पढ़ा है, राइट। तो क्योंकि आप लोगों ने इसे एक बार पढ़ लिया है तो अब इसे राइट नाउ आप इसे पहले स्टेप में वापस नहीं रीड करें, इसके बजाय आप क्वेश्चन करें, राइट। तो आप मान लीजिए आपने सबसे पहला चैप्टर क्या स्टार्ट कर लिया, वो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आपने सेल से स्टार्ट कर लिया, ये आप पे डिपेंड करता है, इसमें कोई चॉइस नहीं है कि आप लिविंग वर्ल्ड से स्टार्ट करें, नो, ये आप पे डिपेंड करता है। मान लीजिए आप लोगों ने सेल से स्टार्ट कर लिया, तो आप लोग पहले सेल चैप्टर की रीडिंग ना करें, उससे पहले आप क्या करें, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। और क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, क्वेश्चन एनसीईआरटी लेवल के होने चाहिए। इसका क्या मतलब है, आउट ऑफ एनसीईआरटी वाली इंफॉर्मेशन या टेक्स्ट, जिस भी आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई भी बुक को यूज कर सकते हैं। आप किसी भी एक्स इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो आप उसका मॉड्यूल यूज कर सकते हैं। आप कोई रेफरेंस बुक पढ़ते हैं, यूज करते हैं, तो आप मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है, उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये बेहद जरूरी है कि उसका लेवल एनसीईआरटी होना चाहिए। वो बहुत ज्यादा कंसेप्ट में भी ऐसे कंसेप्ट इन्वॉल्विंग क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए जो एनसीईआरटी में कहीं दिए हुए नहीं, और इनफैक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन भी ऐसे नहीं होने चाहिए जो आउट ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट के बाहर की हो, राइट। तो सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, राइट। तो जब आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अभी आपने रिवाइज नहीं किया है, ध्यान दीजिएगा, बिना रिवीजन किए ही आप क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आप लोग इन पॉइंट्स को ये पॉइंट्स आपके सामने आएंगे, आप करके देखिएगा। उसके बाद में भी आप इस वीडियो को अगर वापस से सुनेंगे तब आप मेरे इन पॉइंट्स के साथ में बिल्कुल 1 to 1 कोरिलेट कर पाएंगे। देखिएगा, जब आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तब आपके क्वेश्चन की इस तरीके से कैटेगरी होगी। तो मान लीजिए सेल चैप्टर आप सॉल्व कर रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे उसके अंदर जिसकी इंफॉर्मेशन आपको याद नहीं होगी, राइट। मान लीजिए कि जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया अगर से रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर और इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर और इनर मेम्ब्रेन जो है उसके बीच में क्या डिफरेंस है। मान लीजिए आप में जो आपके जो नोट्स में इससे रिलेटेड थियरी वो आपको याद नहीं आ रही, या आपके एनसीईआरटी में जो इससे रिलेटेड थियरी वो आपको याद नहीं आ रही, या यूं कहें कि राइबोसोम में स्मॉलर और लार्जर यूनिट के अंदर भी कौन से टाइप के आरएनए हैं, ये आपको याद नहीं आ रहा हो, राइट। तो आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उनमें से कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपने पहले पढ़ा तो है लेकिन आपने ठीक से रिवीजन नहीं किया, इस वजह से आपको वो नहीं आ रहा है। एक तो ये कैटेगरी होगी आपकी, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे होंगे उनमें से। फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको आते तो होंगे, राइट, जो आपको आते तो होंगे लेकिन फिर भी आप गलत कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपने गलत तरीके से याद कर लिया होगा, राइट। कभी कभी हो जाता है ना मिसअंडरस्टैंडिंग से, आप कुछ गलत, आप पढ़ कुछ रहे होते हैं लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, उस हिसाब से आपने गलत कर लिए होते हैं। तो ये तो क्या हुआ, आपने प्रॉपर ध्यान नहीं देने की वजह से आपसे गलती से गलत हो गए। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके कंसेप्ट वीक होने की वजह से गलत हो जाएंगे, राइट। और फिर उसके बाद में इसी टाइप से जब आप पढ़ेंगे, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, तब आप रियलाइज करेंगे कि आप जो क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, देखिए एनालिसिस बहुत जरूरी है। आप जो क्वेश्चन करते हैं उसके बाद जो आपके गलत हो जाते हैं, ये बेहद जरूरी है। गलत जो हुए हैं वो क्यों गलत हुए ये फाइंड आउट करना, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। सक्सेस आपको तभी मिलेगी जब आपने गलती काम की है उसका सही से एनालिसिस कर रहे हैं। तो जब आप क्वेश्चन जो आपने गलत किए हैं फिर आप उनको ठीक से एनालिसिस करें कि जो आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं वो क्यों गलत हुए। क्या आपका कंसेप्ट वीक था, क्या आपको ठीक से याद नहीं था, क्या आपने गलत कहीं कुछ पढ़ लिया है, राइट। तो इस तरीके से आप पहले अपने पॉइंट्स तैयार कर लें, ठीक है। जब आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए फिर वही पर्टिकुलर एनसीईआरटी का वही पर्टिकुलर चैप्टर आप अब रीड करें। पहले नहीं, आपको पहले क्या करना है, पहले आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी, उसके बाद रीड करें। तो जब अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद में जब वो चैप्टर रीड करते हैं तब आपको एग्जैक्टली पता होता है कि वो जो चैप्टर है उसमें से कौन से पेज पे कौन से पैराग्राफ का कौन सी लाइन थी जो आपको ठीक से याद नहीं थी। क्यों? क्योंकि आपने अभी क्वेश्चन कौन से किए, आपने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन किए। और एनसीईआरटी बेस्ड कोई भी स्टैंडर्ड बुक अगर आप यूज करेंगे तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन का क्या मतलब होता है,
एनसीईआरटी की हर एक लाइन का इस्तेमाल करके जो क्वेश्चंस बनाए गए हों। तो अगर आपके क्वेश्चन जो आपने प्रैक्टिस किए, ध्यान रखिएगा ये भी जरूरी है, क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही होने चाहिए। अगर आपके क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है इसका मतलब एनसीईआरटी के हर एक लाइन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसका यूज करके क्वेश्चंस बनाए हुए होंगे, राइट। और जब आपने गलत किए होंगे, जब आपने उनका एनालिसिस किया होगा, तो आपको पता होगा कि यार ये सेल जो चैप्टर है इसके अंदर जो इतने पेजेस है, इतने सारे जो सब हेडिंग्स है, उनके अंदर कौन सी सब हेडिंग का कौन सी लाइन मुझे ठीक से याद नहीं थी और मैंने गलत कर दी, राइट। तो जब अब आप रीडिंग करेंगे तो आपको क्लियर होगा। अब एक बार सोच के देखिए, अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले अगर उसे पढ़ा होता तो आप कैसे, तो आपके लिए पूरा चैप्टर एक जैसे होता, आप हर एक लाइन को इक्वल इंपॉर्टेंस देते और आप सारी लाइंस पर सेम टाइम इन्वेस्ट करते, जो कि गलत है। आपने पहले भी उस चैप्टर को पढ़ा है, राइट, कई बार पढ़ा होगा सेल चैप्टर को, लेकिन क्या होता है कि हम अक्सर ये चीज फाइंड आउट नहीं कर पाते कि हमें इस चैप्टर में से क्या याद नहीं है। कुछ लाइनें तो ऐसी, कुछ नहीं, इनफैक्ट अधिकतर लाइंस आपको सेल चैप्टर की ऐसी होंगी जो आपको याद है, मतलब आज से 10 साल बाद में भी आपसे पूछी जाना तो भी आपको याद रहेंगी, लेकिन कुछ लाइंस ऐसी होंगी जो आपको आज भी याद नहीं होंगी, एग्जाम में बैठने से पहले भी याद नहीं होंगी। तो आप लोगों का इन 70 दिनों में यही काम होना चाहिए, आपको ये आइडेंटिफाई करना चाहिए स्टूडेंट्स कि आपको हर एक चैप्टर में से ऐसी कौन सी लाइन है, हर एक चैप्टर के हर एक पैराग्राफ या हर एक चैप्टर के हर एक पेज के हर एक पैराग्राफ में वो कौन सी लाइन है जो आपको अभी भी याद नहीं है, या वो कौन से कंसेप्ट है हर एक पर्टिकुलर चैप्टर के जो आपको याद नहीं है। तो आप ये सब चीजें तभी पता लगा पाएंगे जब आप बिना पढ़े उस पर्टिकुलर चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अगर आप पढ़ के देंगे तो आप वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको अपनी कमी नहीं पता लगेगी, क्योंकि ऐसा लगेगा यार अगर 1 घंटे पहले तो आपने पढ़ा था, राइट, तो उस समय हो सकता है आपने कॉन्शियसली नहीं पढ़ा हो। आप में से कई लोग ऐसे होंगे एक बार देख भी लोगे तो अभी थोड़े समय के लिए आपको वो चीज याद रहेगी और आप टिक कर देंगे, राइट। तो ये चीज आपके उस आखिरी दिन यानी कि आपका जो मेन जो आपका डी डे है, यानी कि आपका जो 26 जुलाई है, जिसमें आपको परफॉर्म करना, आपको एग्जैक्टली परफॉर्म करना है, आपका नीट का एग्जाम है, हो सकता है आपको वो उस दिन याद ना हो। तो 1 घंटे पहले पढ़ के जो आप उस चैप्टर के क्वेश्चन कर रहे हो वो आपको रियल एनालिसिस या रियल पिक्चर नहीं देगा, वो रियल आपको टफनेस या आपको चैलेंज प्रोवाइड नहीं करवा पाएगा जो आपको उस दिन आएगी 26 जुलाई को। जो आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे उसके लिए वो आपको सही आईना या सही मिरर या सही पिक्चर, एक क्लियर पिक्चर नहीं दे पाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है, बिना पढ़े उस एक्सरसाइज को करें। तो जब आप बिना पढ़े करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको कौन से कंसेप्ट याद नहीं है, एनसीईआरटी की कौन से पैराग्राफ की कौन सी लाइन याद नहीं है। तो जब आप एक्सरसाइज करने के बाद करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि यार इस पर्टिकुलर चैप्टर में से मान लीजिए सेल के अंदर, या सेल के अंदर जो सेल वॉल सेक्शन है इसमें से ये लाइन मुझे याद नहीं, या मान लीजिए कि आप क्लोरोफिल वाला जो सेक्शन है उसके अंदर, या क्लोरोप्लास्ट वाला जो सेक्शन है उसके अंदर आपको ये याद नहीं है कि जो इनर वॉल, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर या क्लोरोप्लास्ट का जो मैट्रिक्स है उसमें कौन से टाइप के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं या कौन से टाइप का मटेरियल पाया जाता है। ये तो मैं उदाहरण दे रही हूँ, राइट। आपको अलग अलग टाइप की दिक्कतें आ सकती है, तो ये बेहद ज़रूरी है। यार पूरा साल खत्म कर चुके हैं आप लोग और अभी भी अगर आप लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि आपकी वीकनेस क्या है तो फिर आप अपने 330 प्लस वाले टारगेट के पास में कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अपनी गलतियों को जानना, उनको पहचानना और फिर उनको करेक्ट करना जरूरी है। और गलतियों को आप तभी पता लगा पाएंगे जब आप, मैं जिस तरीके से आपको बता रही हूँ उस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को, अपनी प्लानिंग को, अपनी प्रिपरेशन को शेप देंगे, आप उसी तरीके से काम करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप 38 के 38 चैप्टर प्रैक्टिस करेंगे, पहले एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद में चैप्टर रीड करेंगे, तो आप लोगों को ये पता रहेगा कि आपको क्या चीजें याद नहीं है या कौन से कंसेप्ट आपको ठीक से नहीं आते हैं। इस तरीके से अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको इनफैक्ट टाइम भी कम लगेगा, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा इसके अंदर कि यार इस पर्टिकुलर पेज के अंदर बस ये 3 ही लाइनें हैं जिनसे रिलेटेड मैं क्वेश्चन अभी तक नहीं कर पाई थी या कर पाया था, राइट। और बाकी सारे जो इस पर्टिकुलर पेज में जितने भी लाइन्स है वो सारे तो मुझे याद है, बस ये 3 लाइनें मुझे याद नहीं थी जिसके बेसिस पे मैंने गलत कर दिया। तो आप उस 3 लाइनों के अलावा जो उस पेज पे जितना भी टेक्स्ट है उसको इतना ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि आप उसे भूलेंगे नहीं, राइट। तो इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो आप कम टाइम में बहुत ज्यादा चीजें कवर कर पाएंगे। इसी को ही स्मार्ट तरीके से स्टडी करना कहते हैं। तो अब देखिए, मान लीजिए कितना है चैप्टर, 38 चैप्टर्स है। तो इस हिसाब से मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोग एक एक चैप्टर को डेली, बायोलॉजी के एक चैप्टर को आप डेली इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे कि एक्सरसाइज कर लेंगे पहले और उसके बाद में आप कर लेंगे क्या,
रीडिंग भी कर लेंगे, सेम डे करिएगा। एक और चीज, ऐसे टालिएगा मत, आज आपने एक्सरसाइज की है सेल की तो आज ही उसी के बाद एक्सरसाइज की, उसको चेक कीजिए, नेगेटिव्स देखिए आपने क्या क्या गलत किए और क्यों गलत किए, और जाके फिर एनसीईआरटी में चेक कीजिए कि यार ये कौन सी लाइन थी जो आपसे गलत हो गई, आपने उसमें ठीक से नहीं पढ़ा था या आपको याद नहीं था या आपके कंसेप्ट ही ढीले थे। तो आप ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कीजिएगा। तो इसको अगर आप एक एक चैप्टर को डेली करेंगे तो इस हिसाब से आपको 38 डेज लगने चाहिए, जो कि बेहद आइडियल है। तो इसमें भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन कीजिए। मान लीजिए आपको 40 डेज लग रहे हैं, फिर 40 या 40 से कुछ एक ज्यादा दिन लगेंगे, राइट। तो इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, लगभग आप 40 दिन, आइडियली आप 40 दिनों के अंदर इसे कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप में से किसी के दिमाग में ये चल रहा है कि मैम एक चैप्टर एक दिन में क्यों, हम तो 2-3 कर लेंगे, तो बेटा ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बायोलॉजी पढ़नी है, आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़नी है। अगर आप में वाकई में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के 2-2, 3-3 चैप्टर साथ में निपटा लीजिएगा एक दिन में, बायोलॉजी का एक ही करिएगा। उसके पीछे भी एक लॉजिक है। बायोलॉजी का जो पेपर आपके आएगा वो फैक्चुअल आएगा, बहुत ही कम प्रोपोर्शन होता है उन क्वेश्चन का जो कंसेप्चुअल हो। मेनली जो आपके पेपर आता है वो फैक्ट बेस्ड ही आता है बायोलॉजी में। और बायोलॉजी के फैक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो फैक्ट्स होते हैं, आप चाहे आज याद करो, चाहे कल याद करो, कभी भी याद करो, कुछ दिनों के बाद तो आप उसे फिर से भूल जाओगे। तो बायोलॉजी का सबसे बेस्ट तरीका पढ़ने का ये है कि आप एक दिन में बहुत ज्यादा ना पढ़ें, एक दिन में आप बहुत ज्यादा ना पढ़ें, बल्कि आप बार बार पढ़ें। द बेस्ट थिंग इज दिस। तो एक दिन आप एक दिन के अंदर 4-5 चैप्टर बायोलॉजी के निपटाने से कोई फायदा नहीं होगा स्टूडेंट्स। आप फिर 4-5 दिन बाद भूल जाएंगे कि आपने कौन से फैक्ट्स याद रखे थे, राइट, क्योंकि ये बायोलॉजी और आप इसे भूलेंगे, यही इसका नियम है। तो बेहतर तरीका क्या है कि आप एक दिन में एक ही चैप्टर निपटाइएगा, एक दिन में एक ही बायोलॉजी का एक्सरसाइज, एक चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज कीजिए और उसको रीड कीजिए, राइट। और बचा हुआ पूरा टाइम आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को दीजिए, अच्छे से दीजिए। जितना आप, अगर आप एक दिन में 2 चैप्टर में फिजिक्स के निपटाते हैं तो आपको 10 दिन बाद में भी उसके कंसेप्ट ध्यान रहेंगे, क्योंकि वो कंसेप्चुअल है, प्योरली कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। लेकिन यहाँ पे फैक्ट बेस्ड भी आते हैं बायोलॉजी में। तो इतना एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट ना कीजिए बायोलॉजी पे। अगर आपके पास में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, आप बहुत घंटों तक पढ़ सकते हैं, तो इन्वेस्ट कीजिए फिजिक्स और केमिस्ट्री पर। बायोलॉजी एक दिन एक चैप्टर ही। नेक्स्ट देखिएगा, इस तरीके से 70 में से 40 डेज कंज्यूम हो गए। जब आप ये सब कर लेंगे तो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए वो क्या, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही स्टूडेंट्स क्या होते हैं, आपको करेक्ट आईना देते हैं। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको करेक्ट आपको अच्छे तरीके से या बेस्ट तरीके से ये आइडिया देते हैं कि आपका जो पेपर है वो किस तरीके से जो है आपका पेपर आएगा, या किस तरीके से आपके क्वेश्चंस उसके अंदर आएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। एक और कारण ये भी है इसका कि जो नीट का पेपर है, ये इसका जो पैटर्न है वो फिक्स रहता है। क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो फिक्स रहता है, यानी कि आज से कुछ साल पहले जिस पर्टिकुलर चैप्टर से एक पर्टिकुलर, मान लीजिए फोटोसिंथेसिस ले लीजिए, तो फोटोसिंथेसिस के अंदर भी 10 पन्ने होंगे पूरे चैप्टर के अंदर। तो आज से कुछ साल पहले भी जिस पर्टिकुलर फोटोसिंथेसिस चैप्टर के जिस पर्टिकुलर पेज से, जिस पर्टिकुलर पैसेज से क्वेश्चन बना था, आज भी वहीं से बन रहा है। तो आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि आपको एग्जामिनर का जो पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का हर एक चैप्टर में से, उसको ट्रेस करना है। और एक चीज, आप किसी और पे डिपेंडेंट ना रहें, किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट या पर्टिकुलर टीचर पे डिपेंडेंट ना हो इस पैटर्न को ट्रेस करने के लिए। आप खुद ट्रेस कीजिए, बाकी यकीन मानिए आप में इतनी एबिलिटी है कि आप उस पैटर्न को ट्रेस कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है। पहले आप देखो तो सही। तो आप मान लीजिए, जैसे आप पे डिपेंड करता है, आप लास्ट 10 ईयर्स भी ले सकते हैं और लास्ट 20 ईयर्स भी, यानी आप 2001 यानी 2001 से लेकर 2019 यानी 2019 तक के आप सारे पेपर्स आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इस हिसाब से देखें तो इन सबको भी आपको एक दिन में एक ही पेपर करना है, बाकी अपना टाइम आप फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर दें, वो बेहद जरूरी है। फिजिक्स केमिस्ट्री को अगर आप प्रॉपर टाइम नहीं देंगे तो भी आपके पेपर का घंटाधारी होगा, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। इससे कोई फायदा नहीं होगा, खाली बायोलॉजी पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं होगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी उतना ही टाइम देना पड़ेगा, इनफैक्ट उससे कहीं ज्यादा देना पड़ेगा, बायोलॉजी से कहीं ज्यादा देना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा। तो अब आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो जब आप प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब आप ध्यान रखिएगा इस पॉइंट पर कि
हर एक जो भी आपके क्वेश्चन, अच्छा मिक्स पेपर कीजिएगा, चैप्टर वाइज बिल्कुल मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि अभी आपने उससे पहले भी तो आपने 40 डेज लिए ना, उसके अंदर तो आपने सारे एक एक चैप्टर को बिल्कुल सीरियल वाइज क्वेश्चन सॉल्व किए थे, राइट। तो अब टाइम आ गया कि आप मिक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करें। जब आप मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको क्या होगा कि वो रैंडमली आपके सामने क्वेश्चन आएंगे पूरे 38 चैप्टर्स के अंदर से। तो आप उस समय ध्यान दीजिएगा कि कोई भी एक पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर कौन से पेज से और कौन से पैराग्राफ से बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आपने ये पैटर्न ट्रेस कर लिया तो आप लोग जब रिविजन करेंगे, जो आपका लास्ट डे होगा या लास्ट 2-3 डेज होगा, उस समय आप लोगों के लिए ये चीज बहुत हेल्पफुल साबित होगी। आप पूरा चैप्टर पढ़ने की बजाय आप डायरेक्टली एक पर्टिकुलर चैप्टर के उस पर्टिकुलर पेज के उस पर्टिकुलर पैराग्राफ पे ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि एक पैटर्न होता है, एग्जामिनर उस पैटर्न को रिपीट करता है और आपको उस पैटर्न को ट्रेस करना और आप वो खुद कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं? प्रीवियस ईयर पेपर को करके। आपको सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ गलत और सही के बीच में ही तक सिमट कर नहीं रह जाना है। आप लोगों को ये समझना भी होगा उन क्वेश्चंस को करते समय कि एक पर्टिकुलर चैप्टर में से उस पर्टिकुलर चैप्टर के कौन से पेज में से, कौन से पैराग्राफ में से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आखिरी जो टाइम होगा आपका 26 से जस्ट पहले मान लीजिए 21 से लेकर 25 जुलाई तक का जो टाइम है, उसमें आप उन पर्टिकुलर चैप्टर के, उन पर्टिकुलर पेज के, उन पर्टिकुलर पैसेज पर ही ज्यादा या उन पर्टिकुलर लाइन्स पर ही ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और एक और पॉइंट है जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपके सामने आएगा कि देखिए एनसीईआरटी जो है वो अपना जो बुक्स है, अपना जो टेक्स्ट है वो बार बार रिवाइज करती रहती है, बदलती रहती है। तो 2001 में जो किताबें थी, 2007 में जो किताबें थी या 2011 में जो किताबें थी एनसीईआरटी की बायोलॉजी की, तो वो सब में कुछ ना कुछ चेंजेस है। आप जो आज किताब पढ़ रहे हैं उसमें भी कुछ चेंजेस हैं। तो ऐसा बहुत सारा टेक्स्ट होगा जो पहले कभी था और आज आपकी किताबों से रिमूव कर दिया गया। तो अगर आप लास्ट 10 ईयर्स या लास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चन करेंगे तो आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको ऐसा फील होगा ये तो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट एक्चुअली वो आउट ऑफ एनसीईआरटी ना होगा, वो उस समय की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उस समय की एनसीईआरटी में रहा होगा, आज आपकी किताब में नहीं है। या हो भी सकता है कि कुछ एक आध क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी भी हो। तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात कर रही हूँ जो आपको अपनी किताब के अंदर नहीं मिल रहे होंगे, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको क्या करना, अगर आपसे अटेम्प्ट होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो आप लीव कर दें। फिर जब आप अपना पेपर चेक कर रहे हो उस दौरान आप उन क्वेश्चंस को देखें, उनको एनालाइज करें, उनके आंसर्स, अगर वो क्वेश्चन कैसे, देखिए 2 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, या तो वो कंसेप्ट बेस्ड होगा या क्या हो सकता है फैक्चुअल होगा। तो 99.99% तो चांसेस हैं आपको जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी मिलेंगे वो फैक्ट बेस्ड ही होंगे। और अगर वो फैक्ट बेस्ड है तो आप क्या करें, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को एज इट इज याद कर लें। दिमाग में बिल्कुल प्रेशर मत लीजिएगा यार ये तो इस चैप्टर के अंदर से तो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब मुझे तो इससे रिलेटेड और ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी है। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने के चक्कर में आप बिल्कुल भी मत रहिएगा, राइट। क्योंकि क्या होता है कि ये जो आउट ऑफ एनसीईआरटी आपको जो क्वेश्चन लग रहे हैं, आप अगर ठीक से अगर उन पेपर्स को एनालाइज करेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये हर एक साल रिपीट हो रहे हैं। ये 2001 में भी आया था, ये 2005 में भी आ गया, फिर 2011 में भी आ गया, वही सेम क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज करके। तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे क्वेश्चन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को याद कर लेना ही सबसे बेटर है। तो जो भी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के अंदर आउट ऑफ एनसीईआरटी मिलेंगे, आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उस एनसीईआरटी के अंदर उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर नोट कर लें। आपको कुछ भी अलग से उससे रिलेटेड नहीं करना है, बस उस क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसे आप उस एनसीईआरटी के अंदर उसी पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर ऐड कर ले, ताकि आप जब भी एनसीईआरटी रिवाइज करेंगे उस चीजों को भी रिवाइज कर ले। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स, और उसको आप कब तक कंप्लीट कर लेंगे, 20 डेज में, और मिक्स पैटर्न के होने चाहिए, चैप्टर वाइज मत कीजिएगा। लास्ट आपको क्या देखना है, ये 40 डेज, ये 20 डेज, यानी आपका 70 में से 60 डेज कंप्लीट। अब जो लास्ट 10 डेज है, लास्ट 10 डेज में आपको फिर से एनसीईआरटी ही पढ़ना है, या यूं कहूं कि एनसीईआरटी को रिवाइज करना है। लेकिन अब जो आप एनसीईआरटी रिवाइज करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से, बहुत ही स्मार्ट तरीके से होना चाहिए, राइट। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, कोई एक काम एक बार कर लेने से ही कुछ नहीं होता। तो एनसीईआरटी को एक बार पढ़ लेना बिल्कुल इनफ नहीं होता है। आप जितनी बार पढ़ेंगे आपको उतनी बार फायदा होगा। क्यों? क्योंकि पेपर आपका फैक्चुअल बनेगा, मोर देन 90% पेपर आपका फैक्चुअल बनेगा। इस वजह से आपका फैक्ट को याद रखना बेहद जरूरी है। और याद रखना है इसका मतलब डेफिनेटली आप कभी ना कभी भूल जाते हो, राइट।
तो बायोलॉजी का एक ही मतलब मूल मंत्र है, आपको बार बार उसे रिवाइज करना पड़ेगा। एनसीईआरटी के टेक्स्ट को आप जितनी बार पढ़ सके उतना आपका फायदा है, राइट। तो लास्ट 10 डेज में आपका यही काम होना चाहिए कि आपको एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स है आप उन्हें वापस से रिवाइज करें। अब रिवाइज कैसे करना है ये आप पर डिपेंड करता है, राइट। रिवाइज कैसे करना है ये आप पर डिपेंड करता है। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सबसे स्मार्ट तरीका क्या होगा कि पूरे जो 38 चैप्टर्स है आप उनको सेक्शन में डिवाइड कर लें, राइट। एक सेक्शन रख दे बिल्कुल सारा का सारा, बिल्कुल सारा रटने वाला, जैसे कि टेक्सोनॉमी है, एनिमल और प्लांट टेक्सोनॉमी, आपको उसमें तमाम एग्जाम्पल्स याद करने होंगे। और मान लीजिए मॉर्फोलॉजी है, तो टेक्सोनॉमी और मॉर्फोलॉजी को एक क्लास में रखते हैं, राइट। फिर फिजियोलॉजी को एक तरफ रख दे, जेनेटिक्स को अलग कर ले, बायोटेक्नोलॉजी को अलग कर ले और इकोलॉजी को अलग कर ले। तो आपको क्या करना है, जब आप लास्ट 10 डेज में रिवाइज कर रहे हो, ऐसा मत कीजिएगा पूरी प्लांट डाइवर्सिटी एक साथ कर रहे हो, पूरी एनिमल डाइवर्सिटी एक साथ कर रहे हो। ऐसे रिवाइज कीजिएगा कि एक चैप्टर आप कंसेप्चुअल रिवाइज करें, एक आप बिल्कुल याद करने वाले जैसे कि एनिमल टेक्सोनॉमी, और एक आप हल्का फुल्का जैसे कि एनवायरमेंटल इश्यूज आप रख सकते हैं। तो आपकी जो चैप्टर एक दिन में आप कौन से चैप्टर रिवाइज करेंगे, इसमें आपकी वैरायटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए पूरे दिन आप पूरे दिन आप एनिमल टेक्सोनॉमी याद कर रहे हैं या प्लांट टेक्सोनॉमी याद कर रहे हैं या रिवाइज कर रहे हैं। इस तरीके से आप थक जाओगे, आपको बोरिंग भी लगेगा और आप इतना इफेक्टिवली स्टडी नहीं कर पाओगे। तो आप अपने एक दिन में लास्ट 10 डेज की बात कर रही हूँ, तो एक दिन में आप कौन से चैप्टर रिवाइज करोगे, उसमें एक मिक्स होना चाहिए। एक याद करने वाला यानी फैक्चुअल बेस्ड होना चाहिए, एक कंसेप्चुअल चैप्टर होना चाहिए और एक हल्का फुल्का होना चाहिए, जिसमें आप माइक्रोब्स भी ले सकते हैं, स्ट्रैटेजी वाला चैप्टर भी ले सकते हैं या आप एनवायरमेंट वाले चैप्टर भी ले सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से करते हैं। लेकिन ये जो लास्ट 10 डेज है एनसीईआरटी तो आपको रिवाइज करनी है। इसके साथ साथ में आपको लास्ट 10 डेज में करना चाहिए क्या, ओवरऑल पेपर्स, यानी फिर से प्रीवियस ईयर पेपर की बात कर रही हूँ। अगर यहाँ पे प्रीवियस ईयर की जो हम बात करी थी वो बायोलॉजी बेस्ड थे, खैर इसमें आपके लिए रिलैक्सेशन है। आप यहाँ पे जब आप प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं तब आप ओवरऑल प्रीवियस ईयर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इन लास्ट 20 डेज में ओवरऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं किया तो एटलीस्ट इन लास्ट 10 डेज में तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा ओवरऑल। यानी सिर्फ बायो ही नहीं, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन तीनों के, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों के, यानी 180 क्वेश्चन आपको एक ही दिन में प्रैक्टिस करना है। तो लास्ट 10 डेज में कोशिश कीजिएगा कम से कम 1 या 2 पेपर आप जरूर दिन का सॉल्व करें। बाकी आप लोगों पर डिपेंड करता है। आई होप मैंने आपको जो स्ट्रैटेजी बताई हो आप लोगों को समझ में आई हो, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसे फॉलो करने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर आप लोग, मैंने आपको जिस तरीके से बताया एग्जैक्टली उसी तरीके से अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, इन सारे स्टेप्स को उसी तरीके से अगर आप फॉलो करेंगे, इसी तरीके से करने की कोशिश करेंगे, देन आई गारंटी यू आप जरूर 330+ स्कोर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको और भी कोई इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए, वो मोटिवेशनल भी हो सकते हैं, चैप्टर रिलेटेड भी हो सकते हैं, आपको जिस भी टाइप पर या जिस भी एनसीईआरटी के जिस भी पर्टिकुलर चैप्टर या टॉपिक पर वीडियोस चाहिए आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और भी कोई अदर इन्फॉर्मेशन नीट 2020 एग्जाम्स रिलेटेड आपको चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।